जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम गज केसरी योग पे चर्चा करेंगे। बहुत ही जाना माना योग है। जो ज्योतिष में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो उन्होंने इस योग का नाम सुना होगा और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से भी वाकिफ़ होंगे कि गज केसरी योग होता क्या है, कैसे बनता है, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा निश्चित रूप से हो सकता है जानकारी ना हो। ये तो जो ज्योतिष में थोड़ा गहराई तक उतरे हुए हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा कि हम किस कंडीशन में इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत वेल नोन योग है ये और बहुत ही एक फंडामेंटल, आप जिसे कह सकते हैं कि पावर कैप्सूल है ये हॉरोस्कोप के लिए। अगर हॉरोस्कोप में गजकेसरी योग बन गया तो एक बहुत आपकी समझ लीजिए कि आपको एक तरह से रिवाइटल दे दी गई है खाने के लिए कि हाँ भाई नाउ थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। ये एक बहुत प्रॉमिसिंग योग है जो कि कुंडली को स्ट्रांग बनाता है, गज केसरी योग। और गज केसरी योग ना होने की स्थिति में मैंने देखा है कि बहुत हाईली टैलेंटेड लोग भी कई बार जो एक टॉप लेवल की सक्सेस होती है वो लेने से रह जाते हैं। कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर चीज़ें कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट में चली जाती हैं। खैर, पहले इस योग की कंडीशन को समझते हैं, फिर कुछ और भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस योग में दो प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, गुरु और चंद्रमा। देखिए, जो नौ ग्रहों का कैबिनेट है उसमें सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो राजा है। गुरु मंत्री हैं और चंद्रमा को रानी का पद दिया गया है। तो ये तीन बहुत पावरफुल प्रोफाइल रखते हैं। उनमें से दो मोस्ट पावरफुल इस योग में सम्मिलित होते हैं। यही इस योग की पावर की एक बड़ी वजह है। इस योग को जो एक बहुत पावरफुल योग माना गया है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि गुरु और चंद्रमा इसमें मिलते हैं। अब किस तरह से मिलते हैं? ये योग दो तीन तरीके से बन सकता है। पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो। यानी कि मान लीजिए अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो गुरु कहीं भी कर्क राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में बैठेगा तो चंद्रमा से केंद्र में होगा और गज केसरी योग बन गया कुंडली में। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि गुरु चंद्रमा एक साथ आ जाएं, इसको कंजंक्शन कहते हैं। ये भी गजकेसरी योग है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट गजकेसरी योग है क्योंकि दोनों प्लैनेट एक दूसरे के साथ आ गए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डिग्रीज का ध्यान रखना होता है। अगर दोनों प्लैनेट एक दूसरे से 10 डिग्री की रेंज में आ रहे हैं तो आइदर साइड तो एक अच्छा पावरफुल गजकेसरी योग बनता है। डिग्रीज जितनी कम होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग गजकेसरी योग होगा। हालांकि फिर वहाँ पे गृह युद्ध का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो फिर कभी और डिस्कस कर लेंगे। मोर और लेस आप ये समझ लीजिए कि अगर 5 डिग्री इधर साइड हैं दोनों एक दूसरे के तो बहुत स्ट्रॉन्ग गजकेसरी योग बनता है, पावरफुल फल देता है। ठीक है, तो ये संयोग देखने को मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी गजकेसरी योग में ही काउंट होता है। तीसरी स्टेट ये आती है कि जहाँ बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा होता है मगर चंद्रमा बृहस्पति को नहीं देखते। मान लीजिए कि मकर लग्न, मकर राशि का चंद्रमा है और गुरु कन्या राशि में बैठ गया है तो वो उसको देख रहा होता है, लेकिन चंद्रमा कहीं डायरेक्टली गुरु को नहीं देखते हैं। इसको लेके थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि इसको गजकेसरी योग में काउंट किया जाना चाहिए, कुछ मानते हैं कि नहीं, इसको गजकेसरी योग में काउंट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इसको गजकेसरी योग में काउंट करता हूँ। अब इसके रिजल्ट थोड़े से केंद्र वाली स्थितियों से डिफरेंट होते हैं, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो योग है वो है क्या। गज और केसरी दो शब्द इसमें मिले हुए हैं। अब अगर हम जंगल की इकोलॉजी को समझें, इकोसिस्टम को समझें, तो ये दो ऐसे जानवर हैं जो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। गज मीन्स हाथी, सबसे शक्तिशाली, सबसे भारी भरकम जानवर होता है ये, जिस पर जल्दी कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करता है। और शेर, केसरी मीन्स शेर, शेर लॉयन, जो ऑब्वियसली किंग माना गया है डाउटलेसली। आप किसी भी सभ्यता के इतिहास को उठा के पढ़ लीजिए, सभी ने जंगल का राजा शेर माना है। तो कहीं ना कहीं दो पावरफुल शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जो योग है बेसिकली पावर को ही रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी अथॉरिटेटिव प्रोफाइल में बैठे हुए लोग मिलेंगे आपको, मैक्सिमम के केस में गजकेसरी योग आपको कुंडली में दिखाई पड़ेगा। अब ये भी योग कुंडली में 3 लेवल पर बनता है।
अब थोड़ा उसको और डीप में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखिए, कुंडली में 3 केंद्र भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10। ये एक केंद्र है जिसको प्राइमरी कार्डिनल कहते हैं, मुख्य केंद्र के घर हैं। 2, 5, 8, 11 ये भी एक केंद्र है जो फिनेंशियल कार्डिनल है, क्योंकि सारे के सारे घर कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, फिनांस से जुड़े हुए हैं, वित्तीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 3, 6, 9, 12 ये एग्जीक्यूटिव का हाउस है, जो कि जो भी टर्शरी सेक्टर है, जो भी सर्विस दे रहे हैं, किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, उनका हाउस है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो गज केसरी योग को इंटरप्रेट करना भी सीख लीजिएगा। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, राजतंत्र की बात करें, तो मुख्य रूप से समाज 3 भागों में बटा था। आप अगर चाहें तो सीबीएसई की बुक क्लास 10 में शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक चैप्टर है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि फ्रांस का समाज राजतंत्र में 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग वो था जो वीवीआईपी था, जो राजा और उससे जुड़े हुए लोग थे, यानी जो पूरे पूरे राजमहल से जुड़े हुए लोग थे, जो कि 1, 4, 7, 10 हो गया। प्राइम कार्डिनल, सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग, सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग। उसके बाद दूसरे लेवल पर वो लोग थे जो बड़े व्यापारी थे और राजतंत्र को सपोर्ट करते थे, 2, 5, 8, 11। ये सेकंड लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल जो फ्रेटर्निटी थी, जो पॉपुलेशन थी, वो यहाँ आती थी। और अगर आप तीसरे की बात करें तो 3, 6, 9, 12 में वो लोग थे जो सर्विस क्लास में आते थे, टैक्सेस पे करते थे और सारे का सारा बोझ उनके ऊपर था। तो कहीं ना कहीं ये गज केसरी योग भी इन 3 स्थितियों को दिखाता है। यानी अगर आपकी कुंडली में केंद्र में ही गज केसरी योग बन जाए तो निश्चित रूप से आपको कोई बड़ी पावरफुल अथॉरिटी मिलेगी, या किसी अच्छे प्रोफाइल पे जाकर आप बैठेंगे। वो अथॉरिटी आपको पॉलिटिक्स में भी मिल सकती है, वो अथॉरिटी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाके भी मिल सकती है, जुडिशरी में भी मिल सकती है, या किसी बड़ी जो प्रेस है हमारा जो है, उसमें भी आप किसी हाई प्रोफाइल पे पहुंच सकते हैं। मतलब एक ऐसा सर्कल बनेगा जहां से आपका बहुत पावर और अथॉरिटी वाले लोगों से मिलना जुलना होगा और उनसे आपको बेनिफिट होगा, अगर ये गज केसरी योग 1, 4, 7, 10 में बनता है तो मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर 2, 5, 8, 11 में बन जाता है तो देखने में आए कि ऐसे लोग फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में बहुत होते हैं, या तो खुद व्यापारी होते हैं, या कई बार सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली में देखने को मिलता है इस तरह का गज केसरी योग, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों को सलाह देते हैं इन्वेस्टमेंट की, उनकी कुंडली में इस तरह का गज केसरी योग देखने को मिलता है कि 2, 5, 8, 11 में बृहस्पति चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस को ये गज केसरी योग ताकत देता है, बल देता है। अगर आपकी कुंडली में इन भावों में बना हुआ है तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा संयोग है, एक अच्छा कम्बिनेशन है। एक कम्बिनेशन आता है 3, 6, 9, 12 में भी गज केसरी योग होता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि नॉर्मली ऐसे लोग प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पावर और अथॉरिटी थोड़ी कम होती है ना। वहाँ पे एक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट है वो नहीं मिलता है। जैसे जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिला हुआ है, एक पावर मिली हुई है, जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती। पैकेज ज़्यादा हो सकता है लेकिन पावर नहीं होती है। तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, टर्शरी सेक्टर में काम करने वाले लोग जो अच्छा करियर में करते हैं, अपने एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उनकी कुंडली में 3, 6, 9, 12 में गज केसरी योग मिलता है। तो ये 3 डिफरेंट लेवल पर हम उसको 3 डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हर तीनों को हम एक जैसा ना माने, तीनों के पावर और रिजल्ट्स अलग अलग हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो गज केसरी योग देता है वो क्या देता है? देखिए, चंद्रमा क्या है, गोचर का ग्रह, बहुत तेजी से राशि बदलता है, और गोचर में बहुत तेजी से बदलने के कारण हमारे माइंड को, हमारे मन को और हमारे जीवन में भी बहुत तेजी से परिवर्तन लाता है। और जब बृहस्पति जैसा ग्रह उससे केंद्र में आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल का काम करता है वो। यानी जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं वो स्थायित्व को देने वाला है, स्थिरता को देने वाला है। यानी अगर आप सत्ता में हैं तो लंबे समय तक सत्ता आपके साथ रहेगी। आप अगर किसी गवर्नमेंट प्रोफाइल में हैं तो आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी अगर है और गज केसरी योग बन रहा है तो जीवन में स्थिरता और स्थायित्व रहता है। गज केसरी योग का दूसरा बेनिफिट, पहला तो पावर और अथॉरिटी हो गया,
दूसरा बेनिफिट ये है कि ये स्थिरता और स्थायित्व को देता है। तीसरा बेनिफिट है कि स्थिरता और स्थायित्व इनकम के टर्म्स में होती है, क्योंकि जुपिटर क्या है, वो ओवरऑल फिनेंशियल प्लैनेट है। जितने फिनांस के हाउस हैं 2, 5, 8, 11, इनमें 3 हाउसेस का कारक जुपिटर है, सेकंड हाउस का भी, 11th हाउस का भी, 5th हाउस का भी। तो 4 में से 3 का तो कारक जुपिटर ही है। तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी गजकेसरी योग देता है। जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग रहता है, मैंने देखा है उनके स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम कम ज़्यादा हो सकती है अन्य ग्रहों के प्रभाव से। किसी की इनकम 1000 रुपये डेली की हो सकती है, किसी की 1 लाख रुपये डेली की हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। मगर अगर गजकेसरी योग है तो स्टेबिलिटी होती है, चाहे वो इंसान किसी इंडिविजुअल फील्ड में, क्यों जैसे फिल्म स्टार हो गए। अब देखिए फिल्म स्टार्स को कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई रोजगार होता है, वो तो इंडिविजुअल एफर्ट से उनको चीज़ें मिलती रहती हैं। लेकिन जिन फिल्म स्टार्स की कुंडली में गजकेसरी योग होता है, उनके साथ अच्छा क्या होता है कि एक फिल्म कंप्लीट होने से पहले ही 2 के ऑफर उनके पास होते हैं। ये कंसिस्टेंसी बनी रहती है उनके करियर में, कंसिस्टेंट ग्रोथ होते हैं। जिसके लिए आप एक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली को मैं यहाँ रेफर कर सकता हूँ। वो 6ठे भाव में उच्च का गुरु है और 9वें भाव में चंद्रमा है। एक जबरदस्त गजकेसरी योग बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक सन 72 से लेकर के और सन 1990 तक जो उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया, कहते हैं कि एक इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्होंने कि 15-16 साल लगातार हर साल एक सुपरहिट फिल्म डिलीवर की, जो शायद दूसरे स्टार नहीं कर पाए। 1 आध साल कहीं ना कहीं किसी न किसी का गैप ज़रूर हुआ, मगर अमिताभ बच्चन इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाए। फिर अगर आप थोड़ा सा उनका एक बीच में 4-5 साल का सेटबैक रहा, उसके बाद फिर देखें तो एक कंसिस्टेंसी उनके करियर में बनी हुई है। तो ये गजकेसरी योग कंसिस्टेंसी देता है, कंसिस्टेंस ग्रोथ देता है इन टर्म्स ऑफ फिनांस। और पावर को भी, अगर आप पावर के सेक्टर में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में हैं, तो पावर भी आपके पास स्टेबल रहती है, सत्ता लंबे समय तक आपके साथ रहती है। ये है 1, 4, 7, 10 वाले गजकेसरी योग का प्रभाव। अब जब दोनों ग्रह एक साथ आ जाएं तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बन जाती है। ग्रहों के बीच में 2 तरह की रिलेशनशिप बनती है, कई तरह की बनती है, जिसमें से एक केंद्र और त्रिकोण की रिलेशनशिप होती है। 2 ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो या 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में हो, तो भी वो एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और जो कंजंक्शन बनता है वो इन दोनों चीज़ों को कंफर्म करता है, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थितियां बन गई, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गई। इसीलिए जितनी भी रिलेशनशिप हैं ग्रहों की, उसमें कंजंक्शन को नंबर 1 पर रखा गया है, सबसे पावरफुल कनेक्शन माना गया है। तो जब बृहस्पति और चंद्रमा पावरफुल कनेक्शन में आ जाएं तो ये गजब का गजकेसरी योग बनता है। और जो मैंने देखा है कुछ लोग जिन्होंने असाधारण जीवन में तरक्की की है या किसी एक खास पर्पज के लिए पैदा हुए, उनके लग्न में या 11वें भाव में या केंद्र में कहीं ना कहीं ये गजकेसरी योग देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आप देख लें, भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव की बात करें तो उनके लग्न में गजकेसरी योग है। अब अगर उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर को उठाकर देखें तो उनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए विश्व कप जीतना। ऐसे ही धोनी की कुंडली में भी लग्न में गजकेसरी योग है, उन्होंने भी 2-2 विश्व कप भारत के लिए जीते। तो ये जो कंजंक्शन वाला गजकेसरी योग है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग पावर होता है। और कहीं ना कहीं इस बात को डिनोट करता है कि इस इंसान का एक कुछ लाइफ पर्पस है जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है। अब एक त्रिकोण वाला गजकेसरी योग रह गया, जब बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा हो और चंद्रमा बृहस्पति को ना देख रहा हो। तो देखिए ये क्या है, ये इंसान को एक अलग तरह की टेंडेंसी देता है। दोनों आपस में त्रिकोण में हो जाते हैं और त्रिकोण भाग्य से जुड़े हुए हैं। जब इस तरह का गजकेसरी योग बनता है तो मैंने देखा भाग्य ऐसे लोगों का बहुत साथ देता है। जहां उन्हें भाग्य की एक्सट्रीम लेवल पे ज़रूरत होती है, लाइफ में कुछ मिस्टेक्स हो गई, गलतियां हो गई, अब वो सोच रहे हैं कि इन गलतियों को भाग्य ही अब बचा सकता है मुझे, अब यहाँ से भाग्य ही बाहर निकाल सकता है। तो मैंने देखा ऐसे लोगों का भाग्य उस वक्त साथ दे देता है। तो कहीं ना कहीं लक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा त्रिकोण में हो, यानी बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा हो मगर चंद्रमा बृहस्पति को ना देख रहा हो। एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, पढ़ने में बहुत रुचि होती है इनकी, बहुत नई नई चीज़ों को पढ़ते हैं। कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं, इसलिए कि चंद्रमा हमारा मन है और जुपिटर क्या है, हम मॉरल वैल्यूज़ है। 9th लॉर्ड का वो कारक है, काल पुरुष की कुंडली में तो 9th लॉर्ड का ओनर भी है, तो वो मॉरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जब मॉरल वैल्यूज़ का प्लैनेट हमारे मन के प्लैनेट को देख ले या स्ट्रांगली कंजंक्ट हो जाए, इन दोनों कंडीशन में लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं।
जल्दी ऐसे लोग किसी करप्ट सिस्टम से कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं, करप्शन से दूर रहते हैं, थोड़ा अपने आप को और अगर किसी भी सेंस में आप बात करें तो इनका नैतिक बल बहुत ऊंचा होता है और ज़्यादातर ये अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखने में सक्षम होते हैं। तो ये है गज केसरी योग को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग कंडीशंस में, जिसको मैंने आज आपको समझाया। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत लंबा नहीं रखना चाहता, लेकिन हाँ मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आप अप्लाई करके देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगले किसी वीडियो में किसी और योग की चर्चा करेंगे। एक छोटी सी बात यहाँ पर कह देता हूँ, गज केसरी योग को इंटरप्रेट करते वक्त ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर बृहस्पति नेचुरली कारक ग्रह है तो गज केसरी योग का पावर बढ़ जाएगा। नेचुरली थोड़ा नेगेटिव है, मतलब वृषभ लग्न में या तुला लग्न में है तो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और ये देखना है कि अगर गुरु कहीं खुद राहु केतु एक्सिस में है तो भी उसका जो गज केसरी योग का प्रभाव है थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।